बंगाल में बीजेपी ने ममता दीदी को घेरने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में बंगाल में सीएए लागू होगा। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। बंगाल फतेह पर निकली बीजेपी ने बंगाल की जनता के सामने अपना फॉर्मूला पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दावों और वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी जिंदाबाद। किसानों को 3 साल का एक मुश्त 18,000 देने का वादा, महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर का वादा, महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा, विधवा पेंशन 1,000 से 3,000 करने का वादा, 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम बीपीओ बनाएंगे, बंगाल में बसे शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा, देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहाँ तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। बंगाल में ममता दीदी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग के वोटर्स के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में ममता दीदी पर करारा वार किया। बांकुरा में पीएम मोदी की रैली में भारी जनसैलाब नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के मंच से टोलाबाजी सिंडिकेट को लेकर ममता सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं पीएम ने बंगाल में टीएमसी के चुनावी कैंपेन पर भी चुटकी ली। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 औंगीकौर की बात कर रही है। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला बनाने का सुनहरा सपना भी दिखाया। इस इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इसका यहाँ के आलू पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। पीएम ने मंच से एक नारा भी दिया। पीएम ने कहा, बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, 2 मई दीदी गई। सभी ये हैं शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के पिता। बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी की टीएमसी को तगड़े झटके लग रहे हैं। पहले ममता की खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को बाय बाय कर दिया, तो अब शिशिर अधिकारी ने भी बीजेपी में आकर जय श्री राम का नारा लगा दिया। पूर्व
पूर्व मेदिनीपुर के एग्रा में अमित शाह की चुनावी सभा में शिशिर अधिकारी मंच पर पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता ली। शिशिर अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर के कांति से सांसद हैं। अधिकारी परिवार के बीजेपी में जाने से ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पूर्व मेदिनीपुर समेत आसपास के जिलों में अधिकारी परिवार का खासा प्रभाव है और नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। भाई और बहन मिलकर असम के सियासी रण में यलगार कर रहे हैं। पहले 2 दिन राहुल गांधी ने असम में चुनावी रैलियां की और अब प्रियंका गांधी ने असम का सियासी मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जोरहाट पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जोरहाट में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और सीए के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाती नजर आईं। उन्होंने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की। भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रियंका गांधी दूसरी बार असम दौरे पर हैं। पहले जब वो असम आई थी तब चाय बागान में जाकर बागान मजदूरों से मिली थी और अब चुनावी मंच से चाय बागान मजदूरों के बहाने बीजेपी को घेर रही हैं। चाय के बागानों में उन्होंने कहा था तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिन महिलाओं से मैं मिली उन्होंने मुझे कहा कि ना चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न उनकी दिहाड़ी बढ़ाई गई है। प्रियंका गांधी सोमवार को भी असम में 4 रैलियां करने वाली हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बीजेपी ने मुंबई, नागपुर और पुणे में प्रोटेस्ट किया। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने खुद इस पूरे मामले पर बयान दिया। to take appropriate decision, and CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. पवार ने भी इस मामले को गंभीर माना। दो गज की दूरी को पैरों तले रौंदती हुई ये भीड़ बस किसी तरह फिल्म का टिकट पाने को बेताब है। देखिए कैसे लोग कूद फांद कर टिकट की खिड़की तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं। महाराष्ट्र के थिएटरों में 50% क्षमता से दर्शकों के बैठने का आदेश है। महाराष्ट्र के बाकी शहरों का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ पर हर 10 में से 3 या 4 व्यक्ति आपको बिना मास्क के नजर आ जाएंगे और जब वो मीडिया का कैमरा देखते हैं तब उन्हें लगता है कि मास्क लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं इन्होंने मीडिया का कैमरा देखा और मास्क चढ़ा लिया। तो ये लापरवाही की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग हल्के में ले रहे हैं कोरोना को। और ये लापरवाही दिखाने के लिए हम दरअसल मार्केट में आए हैं, दिखाने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अगर पालन नहीं भी हो रहे हैं। भैया क्यों नहीं पहनते हो मास्क यार? कहाँ है मास्क? कहाँ है आपका? मास्क जेब में रखने के लिए होता है। अरे नहीं, अभी लगा पान खाए। ऐसा मत किया करो, कोरोना कब होगा नहीं पता चलेगा। कोरोना फुर्सत नहीं देता है किसी को, है ना। मास्क हमेशा लगा के रखो। तो ये लापरवाही की तस्वीर है। 10 में से 3 से 4 लोग आपको पूरे मंडी में बिना मास्क के मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में लापरवाही का ये आलम तब है जब शनिवार को महाराष्ट्र में एक ही दिन में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 2,000 और पुणे में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कि जिस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। खास तौर पर 1,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बनाए गए हैं। 6 हाई रिस्क जोन है जहां पर जाने की भी मनाही की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे पुणे शहर में किस तरह से लापरवाही सामने नजर आ रही है। पुणे स्टेशन का ये इलाका है जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, आपको इक्के दुक्के लोग नजर आएंगे कि जिनके चेहरे पर मास्क है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। नागपुर में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। नागपुर में 7 दिन के लॉकडाउन के बावजूद लोग कह रहे हैं कि कोरोना कहीं नहीं है। नागपुर में बीते 24 घंटों में 3,680 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 29 लोगों की मौत हुई है। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक नागपुर में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी और अब
इस लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखिए कैमरा ऑन हुआ है तो कुछ लोग आपको मास्क पहनते या फिर तौलिया लपेटते दिखाई देंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैमरे को देखकर अगर आप मास्क पहनेंगे तो कोरोना पर लगाम कैसे लगेगा। लोगों की लापरवाही इसी तरह जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश में फिर से तालाबंदी करनी पड़ी। बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लगे हैं, शहर में सन्नाटा पसरा है। ये तस्वीरें पिछले साल लगे फुल लॉकडाउन की याद दिलवा रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 32 घंटे का लॉकडाउन है जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर से पूरी तरह से लॉक है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शहर में लॉकडाउन किया गया है और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है जो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई नियम ऐसे बनाए हैं जिसके चलते उन्हें जाने दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो आज कई छात्रों की परीक्षाएँ हैं, एम्बुलेंस है, इमरजेंसी सुविधाएँ, सेवाओं की जो वाहन है उन्हें जाने दिया जा रहा है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार और लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश के 3 शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाना पड़ा। पंजाब में भी कोरोना पांव पसार रहा है। एक दिन में 2000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इसके बावजूद अमृतसर की सब्जी मंडी में भीड़ बताती है कि लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। पंजाब में कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले कल की बात करें तो 2000 से ज़्यादा केस कल कोरोना के आए हैं और वहीं पर 38 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो पंजाब में हुई हैं। और वहीं अभी तक पंजाब में 6200 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो कोरोना से हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। एक दिन में 800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बावजूद बाजारों में लोगों की भीड़ चिंता का सबब बनी हुई है। यहाँ बाजारों में अगर आप देखें, ये मिठाई पुल पर जो बाजार लगा है ये वीकली मार्केट है। यहाँ पर क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, बहुत भारी भीड़, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा और लोग जो हैं बिना मास्क के खुले में घूम रहे हैं। शहर शहर कोरोना पांव पसार रहा है। देश में एक दिन में कोरोना के केस करीब 44,000 पहुँच गए हैं। एक दिन में 197 लोगों की जान जा चुकी है। अगर हालात यही रहे तो मिनी लॉकडाउन से फुल लॉकडाउन लगने में देर नहीं लगेगी। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे। जब तक दिल्ली में मैं हूं, आप किसी बात की चिंता मत करना। किसानों के बहाने केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन उनका असली मिशन तो पंजाब की सियासी जमीन पर निशाना लगाना है। तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये आंदोलन तो केवल 1-2 राज्यों का आंदोलन है, ये 1-2 राज्यों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। कोरोना संकट के बावजूद पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी ने रैली की। रैली में पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान समेत कई नेता मौजूद रहे। रैली में कृषि कानून मुख्य मुद्दा रहा और केजरीवाल ने इस कानून के बहाने मोदी सरकार को घेरा। हमें परेशान कर रही है मोदी सरकार, खूब परेशान कर रही है। अभी ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर। इससे पहले यूपी के मेरठ में भी केजरीवाल किसान महापंचायत में शामिल हो चुके हैं, तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलकर कृषि कानून के खिलाफ यलगार कर चुके हैं। तो हरियाणा के ये गाय जिस घर में बंधी है वो एक सीनियर महिला आईपीएस का है। ये गायों से लगाव ही है कि पुलिस के इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने घर में ही गौशाला बना डाली। गुजरात के सूरत की एसपी उषा राडा ने अपने सरकारी आवास पर न सिर्फ गौशाला बनाई बल्कि कई गायें भी पाल रखी हैं। तो मन किया था कि गाय रखे हम, हमें पता नहीं था कि गाय के इतने फायदे हैं। वो तो रखने के बाद पता चला कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आजकल यूटिलिटी का ज़माना है, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है। तो अगर फ़ायदा जो चाहते हैं उनके लिए भी गाय बहुत बढ़िया है। इस गौशाला में 7 गायें हैं और सभी के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम भी है। गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए गए हैं, तो गायों के लिए डाइट चार्ट को भी फॉलो किया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां भी उनका ट्रांसफर होता है वो इन गायों को अपने साथ ले जाती है। हमने देखा है गाय के लिए कि जैसे उनका दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह तो हम इस्तेमाल करते ही है, पर गौमूत्र है, इनका गोबर है, मतलब सब कुछ यूजफुल है। ऐसा हार्डली कोई पशु मिलेगा कि जिसका सब कुछ मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए काम आता है। गौरक्षा को लेकर इस महिला आईपीएस ने जो मिसाल पेश की है वो काबिले तारीफ है।
बाइक में तोड़फोड़, घर के दरवाजों पर हमला, जो हाथ लगा उसे ही तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के सराय काले खां इलाके की एक बस्ती की हैं। यहाँ हिंदू परिवार पर हमला किया गया। हथियार लेकर गली गली में घुसे 15 से 20 युवकों ने काफी देर तक उत्पात मचाया। इस हमले में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। इस हमले की वजह है हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से शादी करना। जात के वजह से उनको वो हुआ कि हमारी लड़की उन्होंने भगाई क्यों। लड़की थी उनकी और हमारा था लड़का। उन्होंने शादी करी है और सब कुछ राजीनामा, सब कुछ थाने में सब कुछ होगा, कंपेयर में होगा, सब लड़की ने बयान दे दिया सब कुछ। उसके बाद उन्होंने हम पे हमला करा। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने ये हमला करवाया है क्योंकि लड़की ने घर से भागकर हिंदू लड़के से शादी कर ली और पुलिस में बयान भी दे दिया कि उसने शादी अपनी मर्जी से की है। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला, बंदा ऐसे चाकू लेके ऐसे करा, जैसे मैंने तुरंत ही चाकू पकड़ा उसका और वो तुरंत ही मैंने एक लात मारी, वो गिर गया। फिर एकदम भागे तो ईंट मारी मेरे पैरों में यहाँ पे। तो अचानक से पूरी टीम आई, उनकी 40-45 लड़के थे। उनके हाथों में हथियार भी थे, किसी के पंच, चाकू, तलवार, डंडे, रोड वगैरह वगैरह लेके आए। 30-35 गाड़ियाँ खराब कर दी। मेरा सर ये पूरा पैर डैमेज है। हमारे परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कि मेरी मदर है और 2 ब्रदर है। उनमें हमला करा गया, उन्होंने पथराव भी कराया और हमारे घरों में घुसने की कोशिश करी है। दरवाजों पे तलवारें पे डंडे बजाए गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और इलाके में आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई ताकि माहौल न बिगड़े। सराय काले खां की हरिजन बस्ती में हुए उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस बाबत दंगा फसाद व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जरियों से आरोपियों की पहचान की जा रही है। कुछ आरोपी आइडेंटिफाई भी कर लिए गए हैं। उनकी तलाश में अलग अलग पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इस खबर पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में हिंदू परिवार पर हमला मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्लिम लड़की से शादी करने पर बवाल हुआ था। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के घर पर हमला किया था। दिल्ली की सराय काले खां की घटना है। 15 से 20 लड़कों ने लड़के के घर के पास हथियार लहराए थे। घरों के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की थी और वाहनों में तोड़फोड़ की थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना है ये। और सुमित ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी। अब खबर ये आ रही है कि 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सराय काले खां की घटना, जहां हिंदू परिवार पर हमला का ये मामला जो था वो पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को, 4 आरोपियों को घर दबोचा है। दरअसल जो लड़की थी वो मुस्लिम थी और लड़की के परिवार वाले जो थे वो सुमित के घर के आसपास पहुंचे और वहां पर जमकर वाहनों में तोड़फोड़ की। अब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पवार के घर पर बैठक के बाद एनसीपी ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा बयान दिया है। देशमुख से नहीं लिया जाएगा इस्तीफा। जयंत पाटिल ने कहा, दिल्ली में शरद पवार के घर चली थी बैठक। आपको बता दें इस बैठक में अजीत पवार, जयंत पाटिल, कमलनाथ मौजूद थे। और अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि अनिल देशमुख से इस्तीफा जो है वो नहीं लिया जाएगा। फैसला ये हुआ है कि देशमुख से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि लगातार दबाव था और कहा जा रहा था कि अब तक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा आरोप अनिल देशमुख पर लगा था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बड़ा आरोप लगाया था कि संजय वाजे, सचिन वाजे जो है उनसे उगाही के लिए कहा था परमवीर सिंह का वो लेटर बम, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। माइक नहीं हो यार, अनिल देशमुख की माइक नीचे कर भाई, तुम फिर ऊपर उठा दिया यार तुमने इतना। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। शरद पवार के घर चली बैठक में बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक।